सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर 6 अगस्त 1945 को ठीक 8:16 पर जापान के हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिरता है। इस परमाणु विस्फोट का टेम्परेचर करीब 10 लाख सेल्सियस डिग्री था। इस धमाके के जस्ट बाद ही वहां पर 840 फीट बड़ा आग का गोला बन जाता है। इस आग के गोले के बारे में यह भी बताया जाता है, इस आग के गोले की चमक सूरज की चमक से भी 10 गुना ज्यादा थी। इस धमाके के कारण हिरोशिमा का 2/3 एरिया पूरी तरह से राख बन जाता है, जिसमें करीब 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। अब हिरोशिमा में हर जगह आग और लाशें नजर आ रही थी। इतनी भयानक सिचुएशन के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। इस धमाके के ठीक आधे घंटे बाद हिरोशिमा के नॉर्थ वेस्ट में होती है बारिश, वो भी काली बारिश। इसको काली बारिश क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। इस विस्फोट के कुछ घंटों बाद ही जापान को पता चलता है कि ये विस्फोट अमेरिका ने किया था। जब तक जापान अपना बदला ले पाता, इससे पहले ही अमेरिका ने ठीक 3 दिन बाद जापान पर दूसरा विस्फोट कर दिया। At 11:02 a.m., the B-29 dropped an atomic bomb on Nagasaki. इस बार अमेरिका ने जापान की नागासाकी वाली जगह पर विस्फोट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। As the world's first atomic bomb was exploded. ये बात है सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की, 16 जुलाई 1945 यानी जापान के विस्फोट से 20 दिनों पहले की। इस टाइम अमेरिका ने टेस्ट किया वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। First atomic bomb was exploded. बेसिकली ये टेस्ट था परमाणु बम का। इस परमाणु बम को बनाया था रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। इन्होंने इस परमाणु को टेस्ट किया न्यू मैक्सिको के रेगिस्तानों में। 16 जुलाई की सुबह के 5:30 बजे दुनिया के पहले परमाणु का विस्फोट होता है। एक तरह से ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट वही था जिसने अमेरिका के लिए 2 न्यूक्लियर बम बनाए थे, पहला फैटमैन और दूसरा लिटिल बॉय। ये इनके कोड नेम थे। ये दोनों बम अमेरिका जापान पर गिराने वाला था, वो इसलिए कि अमेरिका चाहता था कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। इस वॉर को खत्म करने के लिए अमेरिका ने सभी देशों से सिग्नेचर ले लिए, सिर्फ जापान को छोड़कर। अब अमेरिका ने ये बम तो बना दिए थे, लेकिन अब तय यह करना था कि ये बम जापान में गिराने कहाँ है। अप्रैल 1945 को अमेरिका ने टारगेट कमेटी की एक मीटिंग रखी, जिसमें मेजर जॉन ए, कर्नल विलियम पी, डेविल एम और विलियम पेनी जैसे कुछ लोग आते हैं। ये टारगेट कमेटी जापान की 5 जगहों को टारगेट करती है, कोकुरा, हिरोशिमा, योकोहामा, निगाटा और क्योटो। इन जगहों में नागासाकी को भी रखा गया था, लेकिन वो ऑप्शन में था कि अगर इन टारगेट जगहों पर बम गिराना पॉसिबल नहीं हुआ तो नागासाकी पर बम गिरा सकते थे। अगस्त 1945 जब अमेरिका ने डिसाइड किया कि ये दोनों बम जापान के हिरोशिमा और क्योटो पर गिराए जाएंगे। अमेरिका ने अभी भी ऑप्शन में नागासाकी को रखा था। पहला बम हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराना था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। इस लिटिल बॉय में यूरेनियम 235 के कुछ टुकड़े थे। 6 अगस्त 1945 ये वही दिन था जिस दिन हिरोशिमा पर बम गिराना था। अमेरिका ने एलोना गे के साथ B-29 बम टेनियन से रवाना किया। टेनियन एक द्वीप था। इस लिटिल बॉय की कमांड कर्नल पॉल ने की थी। 4 इंजन वाला विमान जिसके पीछे कैमरे थे। बताया जाता है कि जब हिरोशिमा पर बम गिराने की तैयारी हो रही थी तो अमेरिका ने 7 अलग अलग एरोप्लेन्स का यूज किया था। एक में तो वो बम था और बाकी 6 वाले अलग थे। इस लिटिल बॉय में 18,000 TNT टन की विस्फोट पावर थी। ये वही TNT था जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले की थी, जो रेगिस्तान में पहले विस्फोट हुआ था। कहने का मतलब ये है कि ये लिटिल बॉय इतना खतरनाक है कि इसके ब्लास्ट होने से लाखों लोगों की जान भी जा सकती है। इतना डेंजर कि जब इस टीनियन द्वीप से ले जा रहे थे तो उनकी धड़कनें तेज हो गई थी और डर भी लगने लगा था कि कहीं ये लिटिल बॉय इस द्वीप पर ना फट जाए। इसी डर की वजह से उन्होंने इस लिटिल बॉय की कई बार चेकिंग भी करवाई, बस ये जानने के लिए कि लिटिल बॉय टीनियन द्वीप से ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है या नहीं। थोड़ी देर बाद सुबह के 6 बजे B-29 लिटिल बॉय को पूरा सही करके लॉन्च किया गया। जब तक अमेरिका के इन विमानों ने उड़ान नहीं भरी, उससे पहले जापानीज रेडार ने इनकी चाल को समझ लिया और पूरे हिरोशिमा शहर को अलर्ट कर दिया कि अमेरिका की तरफ से एक बड़ा धमाका होने वाला है। इस अलर्ट के जस्ट बाद ही जापान ने अपने विमानों को भेजा अमेरिका के विमानों का पता लगाने के लिए, लेकिन जापान को अमेरिका के विमान कहीं नजर नहीं आए। हिरोशिमा के लोग अपने कामों में लग गए और सोचा कि खतरा टल गया है, लेकिन इसके ठीक 25 मिनट बाद एलोना गे हिरोशिमा के ऊपर आ गया। यानी लिटिल बॉय के 26,000 फीट नीचे हिरोशिमा था। इसके थोड़े टाइम बाद 8 बजे जापानीज रेडार को फिर से पता चला और पूरे हिरोशिमा में एक बार फिर अलर्ट जारी करवा दिया। अलर्ट जारी करवाने के ठीक 8 मिनट बाद एलोना गे विमान जिसमें B-29 लिटिल बॉय था वो अब काफी नीचे आ चुका था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये बम विस्फोट रोका भी जा सकता था, लेकिन इसको रोकने की भी 60 शर्तें थी
और ये शर्तें बॉम्ब गिराने वाले पायलट्स के लिए थी। पहली शर्त ये थी कि जहाँ पर बॉम्ब गिराना है वहाँ का मौसम अगर खराब हो तो बॉम्ब नहीं गिराना है। दूसरी शर्त ये थी कि टारगेट पॉइंट पर पहुंचने से पहले अगर एरोप्लेन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो भी बॉम्ब को नहीं गिराना है। तीसरी शर्त ये थी कि अगर जापान सामने से अटैक करना लग जाए तो भी बॉम्ब को नहीं गिराना है। और चौथी शर्त ये थी कि अगर बॉम्ब में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाए और बॉम्ब पूरी तरह से रेडी ना हो तो भी बॉम्ब को नहीं गिराना है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उस दिन बॉम्ब में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन वो प्रॉब्लम तुरंत ही सॉल्व हो गई थी। और दूसरी शर्त वाली बात में हिरोशिमा का मौसम भी एकदम साफ था और जिस एरोप्लेन में लिटिल बॉय था उस दिन उस एरोप्लेन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और रही बात सामने से अटैक करने की, तो जापान को रेडार से मैसेज मिलने के बाद भी अमेरिका के विमानों का कोई पता नहीं चला था। हिरोशिमा में एक टी आकार का पुल था, ये लिटिल बॉय भी वहीं पर गिराना था। उसी दिन की सुबह के 8:15 पर जापान के हिरोशिमा पर ये लिटिल बॉय गिरता है। करीब 4,500 किलो का यूरेनियम गन टाइप वाला बॉम्ब सिर्फ इस सेकंड के अंदर अंदर हिरोशिमा शहर के 2 लाख लोगों की जान ले लेता है। इतना खतरनाक बॉम्ब जिसके गिरने के 1 सेकंड बाद ही लोगों का शरीर हवा बन गया। उस दिन हिरोशिमा का 90% एरिया पूरी तरह से नर्क बन गया था। हिरोशिमा से 100 मील दूर से भी लोगों ने धुएं के गुब्बारे देखे थे। तो आप ही अंदाजा लगा लो वो लिटिल बॉय कितना डेंजर था। इतने भयानक मंजर के बाद भी हिरोहितो ने अमेरिका से दोस्ती नहीं की, यानी युद्ध खत्म करने के लिए राजी नहीं हुआ। इसके बाद अमेरिका ने दूसरा न्यूक्लियर बम गिराने का डिसीजन लिया, जिसका नाम था फैटमैन। इस फैटमैन को 11 अगस्त को कोकुरा में गिराना था, लेकिन बाद में अमेरिका ने अपना डिसीजन बदलकर 11 से 9 अगस्त कर दिया। इसकी डेट चेंज करने का कारण ये था, जहाँ पर यह बॉम्ब गिराना था वहाँ का मौसम बहुत खराब होने वाला था। 9 अगस्त को टिनियन वाली जगह पर फैटमैन को ले जाने की तैयारी हो रही थी। इस फैटमैन को बॉक्स कार के नाम से एक विमान में रखा गया था, जिसको कंट्रोल कर रहे थे अश्विनी। फैटमैन को ले जाने से 1 घंटे पहले इन्होंने 2 और एरोप्लेन्स को आगे भेजा था, जहाँ पर यह बॉम्ब गिराना था, यानी जापान के कोकुरा शहर में और नागासाकी में। इनको 1 घंटे पहले भेजने का रीजन ये था कि वे लोग मौसम की जानकारी 1 घंटे पहले ही दे सके। लेकिन जब फैटमैन को ले जाने का टाइम आया तो एक प्रॉब्लम हो गई थी, और वो प्रॉब्लम ये थी, जिस एरोप्लेन में फैटमैन था यानी बॉक्स कार में, उसका इंजन पहले ही बहुत खर्च हो चुका था। अब इनके पास बस इतना इंजन बचा था कि वे लोग जापान जाकर तुरंत वापस आ सके। इन सब के बाद भी इन्होंने मिशन को कैंसिल नहीं किया। पहले तो बॉम्ब गिराने के लिए 2 विमान जाने वाले थे, पहले तो फैटमैन वाला बॉक्स कार और दूसरा B-29 द ग्रेट आर्टिस्ट। लेकिन बाद में अमेरिका ने 2 के बजाय 3 एरोप्लेन भेजने का प्लान बनाया, यानी इन दोनों विमानों के साथ एक और विमान जाने वाला है, जिसका नाम था बिग स्टिंग। इन दोनों विमानों ने बिग स्टिंग का इंतजार आधे घंटे से ज़्यादा किया, लेकिन रूल ये था कि 15 मिनट से ज़्यादा किसी के लिए नहीं रुकना है। जब 40 मिनट के बाद बिग स्टिंग नहीं आता है तो इन्होंने अपनी उड़ान कोकुरा के लिए भरी। लेकिन जब तक ये कोकुरा पहुंचते, कोकुरा का मौसम पूरी तरह से खराब हो चुका था, और ये मौसम खराब हुआ था पिछले आधे घंटे के अंदर अंदर। कोकुरा के आसमान में काले बादल और धुओं के गोले के अलावा कुछ नहीं था। कोकुरा का 70% एरिया इन बादलों से ढक चुका था। इन दोनों अमेरिकी विमानों ने वहाँ पर 50 मिनट से भी ज़्यादा टाइम तक चक्कर लगाए। इन 50 मिनट के अंदर अंदर अमेरिका के इन विमानों को बहुत नुकसान हो चुका था, क्योंकि जब ये दोनों आसमान में उड़ान भर रहे थे कोकुरा के ऊपर, तब जापान ने इन विमानों पर लगातार 3 बार हमले किए थे, जिसके कारण इन विमानों का इंजन जलने लगा था। जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी तो बॉक्स कार और द ग्रेट आर्टिस्ट ने नागासाकी की तरफ अपना मिशन कंटिन्यू रखा। उसी दिन ठीक 11:01 पर नागासाकी में एक विस्फोट होता है। ये बॉम्ब हिरोशिमा के लिटिल बॉय से भी खतरनाक था। लेकिन पहाड़ियों के कारण इसकी पावर काफी हद तक कम हो चुकी थी। इस विस्फोट में 80,000 लोगों की जान चली गई थी, और जहाँ पर यह बॉम्ब गिरा था वहाँ का 2 किलोमीटर एरिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। और ये दोनों विस्फोट इतने डेंजर थे कि इनके ब्लास्ट होने के कुछ ही घंटों के अंदर अंदर वहाँ पर काली बारिश होने लगी थी। जापान के लोग इस बारिश को ब्लैक रेन के नाम से जानते हैं। इसे रेडियो एक्टिव भी कहते हैं। लोग इसको काली बारिश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काले बादलों वाली बारिश थी, जिसका पानी बहुत ज्यादा काला, गाढ़ा और चिपचिपा था। जब ये बारिश हो रही थी तो कुछ लोगों को लगा कि ये कच्चा तेल है, लेकिन ये कच्चा तेल नहीं था। जिन लोगों की जान विस्फोट में बच गई थी, उनकी जान अब ये बारिश ले रही थी। इस बारिश के कारण जापान में कई बीमारियां फैली। ये बारिश जापान के दोनों शहरों में हुई थी। हिरोशिमा में ये ग्राउंड जीरो के पास हुई थी। अगर आपको इस ब्लैक रेन को डिटेल में जानना है तो मासूजी उबू से मूवी देख लेना। इस मूवी में इसी के बारे में बताया गया है कि ये ब्लैक रेन कितनी डेंजर थी। अब सवाल ये है कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब क्यों गिराया? वहाँ पर तो आम लोग थे, बॉम्ब गिराना था तो टोक्यो पर गिरा थे। यहाँ पर सम्राट हिरोहितो थे। इसका आंसर सिंपल है, अगर अमेरिका ने टोक्यो पर बॉम्ब गिरा दिया होता तो बाद में आत्मसमर्पण कौन करता?
और जब कोई आत्मसमर्पण करने वाला ही नहीं होगा तो युद्ध खत्म नहीं होगा, उल्टा युद्ध और ज़्यादा डेंजर भी हो सकता था। और अमेरिका नहीं चाहता था कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी लंबा चले, इसलिए अमेरिका ने टोक्यो पर बॉम्ब नहीं गिराया था। और रही बात हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराने की, तो अमेरिका ने इसलिए वहाँ पर बॉम्ब गिराए क्योंकि वो हिरोहितो को अपनी पावर दिखाना चाहते थे, जिसके लिए अमेरिका को जापान की सबसे पावरफुल सिटी चाहिए थी, जहाँ पर आर्मी ज़्यादा हो, कच्चा माल ज़्यादा हो और जापान पूरी तरह से उन पर निर्भर हो। और इसीलिए अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी को टारगेट किया। और एक बात यह भी बताई जाती है कि अगर उस टाइम अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज नहीं किया होता तो जापान अपनी पावर दिखाकर कई देश बर्बाद कर सकता था, क्योंकि उस टाइम जापान भी ऐसे ही डेंजर बॉम्ब बनाने की तैयारी में था। तो वीडियो पूरी हो गई है, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।